लगा दें फटाफट से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। बेसिकली इसमें वर्क एंड एनर्जी के नाम से आपका चैप्टर है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे, बस छोटा सा पार्ट पावर का भी हमें इसमें पढ़ना है, इसलिए टॉपिक का नाम वर्क पावर एनर्जी है। ठीक है, समद, खुशी, वैष्णवी, नंदिनी, जल्दी जल्दी आप सभी लोग भी अटेंडेंस लगा दें फटाफट। जल्दी आ जाएं, 9 जून के बच्चे सारे आ जाएं फटाफट से। संकल्प, सोम, अखिल, निमेश, आर्यव्रत, जिया खान, ठीक है, ओके, देवराज, अदित्री, शिवांशु, लगभग मुझे लग रहा है सारे बच्चे आ गए हैं। हम लोग शुरू करते हैं इस पर बातचीत करना। तो सबसे पहले तो देखिए, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग चर्चा शुरू करेंगे वर्क से। अब वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, वर्क क्या चीज है। तो बेसिकली वर्क का मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं उसे हम वर्क कहते हैं। इन जनरल लाइफ जो भी हम काम करते हैं उसे हम वर्क कहते हैं। अब वर्क का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप उठते हैं, बैठते हैं, वो भी वर्क है। कुछ खा रहे हैं उसके लिए अपने हाथ उठा रहे हैं, वो भी वर्क है। लिख रहे हैं अपने कॉपी पर, वो भी वर्क है। ऐसे कुछ बहुत सारी जनरल चीजें जो अपनी लाइफ में हम करते हैं, दैट इज वर्क। बट योर होल वर्क इज रिलेटेड टू योर एनर्जी दैट यू हैव, राइट। मतलब उस एनर्जी से वो रिलेटेड जरूर रहता है जो एनर्जी आपके पास है, जो आप में एनर्जी है। यानी कि कोई भी काम, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए 10 स्टेप्स हैं, सीढ़ियां चढ़नी है, तो कोई आदमी वो सीढ़ियों को 2 मिनट में चढ़ देता है, कोई व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों को 1 मिनट में चढ़ देता है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति कम समय में वर्क कर पा रहा है, कम समय में सीढ़ियों को कवर कर रहा है, उसके अंदर पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा है बिकॉज पावर में टाइम इंक्लूड होता है। तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। यानी कि बेसिकली वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क जो होता है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। अब हमें अगर मान लीजिए वर्क निकालना है तो हम वर्क कैसे निकालेंगे। तो और दूसरी बात एक और मैं हाँ बताना चाहता हूं आप लोगों को, इस वर्क के सॉफ्ट कॉपीज भी आपको नोट्स भेज दिए गए हैं। मान लीजिए किन्हीं बच्चों को नहीं मिल पाए क्योंकि कुछ समय पहले भेजे थे, तो वो नहीं मिल पाए होंगे साहब, या इधर उधर हो गए होंगे। मान लो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो आपको सुनना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो आप सुनते जाएंगे, और उसके बाद में फिर एक बारी और आज आपको वो भेज दिए जाएंगे। सॉफ्ट कॉपीज भेज देंगे, हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चों ने कर ली है, जिन्होंने नहीं करी वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि वर्क की हम बात करें, इन एवरीडे लैंग्वेज द वर्ड वर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी इन विच मस्कुलर और मेंटल एफर्ट इज एक्सर्टेड। इन फिजिकल द वर्ड वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग। वर्क इज वन डन when the force acting on body produce motion in the direction of force। तो बेसिकली वर्क क्या है, वर्क अगर आपसे बोला जाएगा कि वर्क को आपको समझना है, तो वर्क बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां से हम वर्क डन निकालते हैं, वहां से हम वर्क निकालते हैं। तो इसलिए फोर्स के लिए हमें 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें जरूरत पड़ती है फोर्स, वर्क निकालने के लिए किसकी, फोर्स की। और दूसरी चीज जो हमें इसके लिए जरूरत है वो होता है, क्या होता है वो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम आपसे बात करें कि आपको क्या निकालना है, आपको वर्क निकालना है, तो वर्क का आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा याद करना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमें किसी बॉडी पर,
अगर किसी बॉडी पर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब वर्क इज टोटली डिपेंड ऑन फोर्स एंड, यानी कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर वर्क डिपेंडेड है, फोर्स पर भी है और डिस्प्लेसमेंट पर भी है। तो अगर मान लीजिए फिजिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स की भाषा में आपको वर्क निकालना है तो हम दो चीजों पर बात करेंगे कि भाई फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन यहां पर दूसरी बात आ जाती है कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किस चीज की डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है। तो देखिए आप आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है वर्क इज सेड टू बी डन by force on a body if the force applied causes a displacement in the body। मतलब अगर मान लीजिए वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन तभी माना जाएगा जब हम बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है कोई फोर्स तो वर्क डन है, अदरवाइज वर्क डन जीरो माना जाएगा। इसलिए वर्क की वैल्यू जीरो भी आती है, वर्क की वैल्यू जो है वो जीरो भी हमें मिलेगी, यानी कि वर्क डन हम कई बार देखेंगे तो जीरो आएगा। एक चीज ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो बेसिकली वर्क का डेफिनेशन जो आपको शॉर्ट में लिखना है वो ये लिखना है, आप इसमें लिखिएगा कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इफ द फोर्स अप्लाइड causes a displacement in the body। Work is said to be done by force on a body when the force causes a displacement in a body। यानी कि if there is a displacement by applying a force on a body then the work will happen, वर्क डन हम मानते हैं। अब जैसे कि एक आदमी है, दीवार को मैं मान लीजिए धक्का लगाऊं, बहुत जोर से दीवार को धक्का लगाऊं, तो क्या दीवार चलने लगेगी, क्या दीवार हिलेगी, क्या दीवार डुलेगी? नहीं, तो वर्क डन जीरो। समझ में आया? मैंने एक बॉल को किक किया मान लीजिए, तो मैंने जिस डायरेक्शन में बॉल को किक किया, यानी कि फुटबॉल को अगर मैंने किक किया जिस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन बॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है, मोशन करता है, तो हम कहेंगे कि हाँ यहां वर्क निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आप अपने कॉपी पर या अपने रजिस्टर को, नोटबुक को उठाते हैं ऊपर की तरह, तो फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते? फोर्स लगाएंगे तभी वो बुक ऊपर उठेगी, तो वर्क डन हुआ। तो इसीलिए बेटा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वर्क निकालने के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है उस बॉडी के अंदर होना जरूरी है। तो वर्क जो होता है वो क्या कहेंगे उसको कि व्हेन we apply a force on a body and that force causes a displacement in the body, ठीक है, is said to be work done। अब यहां पर ये हमने समझा फोर्स वर्क की डेफिनेशन को, लेकिन यहां पर हमें एक और खास बात समझनी है कि वर्क जो होता है वो एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, वर्क जो होता है वो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बेसिकली वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट यहां पर एक और समस्या है, वर्क में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th लेवल पर फिजिक्स में बेटा क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट हम मानते हैं और एक वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाते हैं। वर्क जो है वो एक तरह का डॉट प्रोडक्ट है। अभी ये चीजें हालांकि आपके लेवल पे नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ये सब आप 11th में सीखोगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि चूंकि वर्क जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन चूंकि इसमें एक बात और होती है कि वर्क जो है इट इज डिपेंड्स ऑन द, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क डन होता है। तो कहीं ना कहीं यहां डायरेक्शन का रोल है, लेकिन वो वर्क के लिए नहीं है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वो फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम वर्क डन मानते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई बॉडी है, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ,
तो हम ये कंपोनेंट फोर्स का लेते हैं। वर्क डन के लिए ये जरूरी होता है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्यों है या स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी में लेंगे। बट फोर्स जो वर्क डन होता है वो कब होता है, जब हम किसी बॉडी पर क्या करें, फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। तो डिस्प्लेसमेंट तो तभी प्रोड्यूस होगा ना जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। एक चीज पे ये ध्यान देना है। तो जनरल फॉर्मूला तो वर्क का जो हमने समझा वो क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के दो कंपोनेंट हमें मिलते हैं। अब मैं जो चीज समझा रहा हूं वो जरा ध्यान से समझें, थोड़ा हायर लेवल की है लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ही समझना है और कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान में याद में रखना पड़ेगा। एक कंपोनेंट तो ये होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, एक कंपोनेंट फोर्स का रहता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए मैं दोबारा बताता हूं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको समझना ध्यान से। बॉडी किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब जैसे मैंने ये फोर्स लगाया तो दो कंपोनेंट होंगे, एक है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन इन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमें क्या करना होता है इस केस में कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और हमने देखा कि ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो तभी हम वर्क डन मानते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा, ये फोर्स के कंपोनेंट हैं। लेकिन जब हम वर्क डन निकालने जाएंगे तो हम फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे एफ कॉस थीटा। क्यों लेंगे एफ कॉस थीटा, इतना आपको समझना है। एफ कॉस थीटा इसलिए लेते हैं बिकॉज इट इज अ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसलिए हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने फोर्स लगाया बॉडी पर और इस डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा लेते हैं। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन आप इसमें मैथ्स के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री बनता है बेटा, तो परपेंडिकुलर फोर्स बन रहा है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस, तो हम कॉस का कंपोनेंट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि बेस आता है। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर आता है तो वो हम नहीं लेते। अब ये साइन कॉस थीटा क्या है, ये टी रेशियोज हैं। पहले मैं जो बताता जा रहा हूं बस आप सुनते जाएं, ये चीजें नई हैं आपके लिए और बहुत ज्यादा नई हैं और एडवांस चीजें हैं जो आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको चीजें अभी समझ में आने लग जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं क्योंकि आपको अभी ये चीजें बिल्कुल आपने पढ़ी नहीं है, बहुत नई चीजें हैं, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम में आएगा। टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं मैथ्स में, जिन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब कहा जाता है। ये बेटा अप्लाई होते हैं राइट ट्राइंगल में। किस में अप्लाई होते हैं, राइट ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं। जब ये राइट ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कोई राइट ट्राइंगल अगर बनता है तो उस राइट ट्राइंगल में हम ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है क्योंकि हमें ये वाला कंपोनेंट फोर्स का पकड़ना है, because this is the component which shows the force in direction of displacement या in the direction of motion we can say, मतलब इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। बिकॉज जो वर्क डन है बेटा वो तभी पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसलिए हमें ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा लेना है। ये चीज आपको इतनी दिमाग में रखनी है। अब जब हम ये वाला थीटा एंगल लेते हैं और मान लीजिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, जो कि बनानी नहीं है, इमेजिन करना है, तो एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस वर्क आ गया, फोर्स आ गया और ये
बेस हमने ले लिया, इसका कंपोनेंट, तो दो चीजें यूज हो रही हैं। अगर इधर लेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, इसलिए वो नहीं लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। अब ये फिगर डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करना है फोर्स वर्क तब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर इसको समझने के लिए बना लें कि ये एफ कॉस थीटा क्या चीज है। तो इट इज component of force which is in the direction of the displacement, that's why we will take f cos theta as the component of the force। अब क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन का रोल होता है, और इसमें आप कहोगे सर फिर वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटा, तो इसका एक्चुअली ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ये आप 11th में जाके सीखेंगे। अभी आपको इसमें इसलिए समझना है बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो हम इधर वर्क लगाएं उधर वर्क लगाएं किसी डायरेक्शन में वर्क लगाएं, क्या वर्क पे कोई फर्क पड़ेगा? वर्क पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन वर्क कुछ ना कुछ तो होगा, भले जीरो हो भले नेगेटिव हो कुछ भी हो। तो लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो किसको कॉज कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को कॉज कर रहा है, इसलिए वर्क को हम स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। तो बेसिकली हमें डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन में जो डायरेक्ट फोर्स है वो ऐसी डायरेक्शन में लेना है जहां से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। अब अगर आपके पास नोट्स हैं तो अब मैं जो नोट्स में लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी if the force applied causes a displacement in the body. Work done by constant force is defined as the product of the component of the force in the direction of displacement। यानी कि बेसिकली वर्क को अगर आप और फिजिक्स की भाषा में निकालना चाहोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज द वर्क एंड दिस इज वी कैन से वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा या कब माना जाएगा? तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हमने क्या लिया है? एफ कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लिया है? एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम वर्क का ये वाला फॉर्मूला भी याद करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ये सब मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ये सब मल्टीप्लाई में। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या चीज है? तो थीटा बेटा एक एंगल होता है, एंगल का एक सिंबल होता है जिसको हम थीटा कहते हैं, जैसे मैंने यहां बनाया ना थीटा। एफ कॉस थीटा आप कहोगे सर एक साथ रहेगा, तो बेटा फोर्स अलग चीज है, फोर्स अलग से दिया जाएगा। अगर थीटा की बात, अगर कॉस थीटा हम यूज कर रहे होंगे तो वहां एंगल दिया जाएगा। यानी कि कई जगह पर हम वर्क को डिफाइन करने के लिए इसका कंपोनेंट लेते हैं, केवल वर्क को डिफाइन करने के लिए। जनरली जब आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए जाएंगे और आप वर्क बड़े आराम से निकाल लोगे। इसका यूज होगा जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं। अब आपको कोई डिफाइन कैसे करना है? तो डिफाइन करने का मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की वजह से वर्क डिफाइन होगा कि कैसा वर्क है, वर्क डन है या वर्क डन नहीं है। वो बताने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि फोर्स कहां लग रहा है, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो इसमें कॉस थीटा का अपना एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, यानी कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट को कॉज करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? ठीक है, तो फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ एस कॉस थीटा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई फोर्स का कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो यूज करेंगे, बिकॉज वर्क डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट हम लेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं हम? फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो किसको कॉज करेगा? डिस्प्लेसमेंट को कॉज करेगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो है। अब मैं आपसे बोलूं, आप जगह पे बैठे हो, मान लो कहीं भी बैठे हो, तो जब कहीं भी बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो? किताब आपके हाथ में है, अब बुक आपके हाथ में, आपने खूब ताकत लगाई किताब को दबाने के लिए, जमीन पे रखी हुई है किताब, क्या किताब हिलेगी? क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते जाओ,
नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे फोर्स लगाओगे, ढकेलोगे जिस डायरेक्शन में आपको ढकेलना है, किताब आगे को मूव करेगी। आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो किताब आपकी तरफ आएगी। आप पेन उठाना चाहते हो, अपनी तरफ खींचोगे, पेन आपकी तरफ आएगा। दूर लेना चाहते हो, दूर ले जा पाओगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपको यह ध्यान रखना है चीज में कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है तो हम कहेंगे कि हाँ यहां पे वर्क डन हुआ, अदरवाइज हम कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ। तो बेसिकली हम वर्क में क्या समझे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन में हम कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force is applied on a body which causes a displacement. When we apply a force on a body which causes a displacement, इस केस में हम कहेंगे work is said to be done. तो वर्क किसकी वजह से होता है, when we apply a force on a body, and वो फोर्स किसको कॉज करे, डिस्प्लेसमेंट को, तो वी विल से कि इट इज द रीजन ऑफ वर्क डन। ये बात हो गई। अब मैंने बताया कि फोर्स की बात करें तो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंपोनेंट में आपको बस इतना याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर वाला होता है एफ साइन थीटा, हम इसको नहीं लेते, ठीक है। कॉज कौन करता है डिस्प्लेसमेंट को, ये वाला कंपोनेंट जो बेस लाइन है जिसमें डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉडी उस डायरेक्शन में जा रही है। इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो हम नहीं लेंगे। इसमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट तो हम ये कंपोनेंट फोर्स का लेते हैं। तो इसलिए जब हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब आपको जैसे कॉपी पे जो लिखना है वो लिखो जल्दी से। अब जो मैं कॉपी पे आपको लिखवा रहा हूं वो आपको एक बार नोट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है ये नोट्स में आपके नहीं हो। तो आप जल्दी से कॉपी पे क्या लिखोगे, बेसिकली वो तो आपने लिख लिया होगा, वर्क इज सेड टू बी डन। लिखें जल्दी से, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इफ फोर्स अप्लाइड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहेंगे कि वर्क डन है, अदरवाइज नहीं है। ये बात हो गई। अब मैंने आपको बताया कि हम इसके बाद बताएंगे कि भाई वर्क इज इक्वल टू, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ का मतलब यहां पे फोर्स है, एस का मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट से है, इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट से है। जब पूछूं तब बताना अंडरस्टूड। अभी मेरी चीजें खत्म नहीं हुई बेटा, अभी मत रिप्लाई करो। अभी जब मैं पूछूंगा कि आपको समझ में आया तो अभी मेरी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है ना। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी मैं करा रहा हूं उन चीजों को, अभी समझा रहा हूं, तो प्लीज समझे पहले पूरा, ठीक है। तो वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल वर्क की बात हमने कर ली। अब मैंने आपको इसके नीचे आपने लिख रहा है W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मानेंगे एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पे आप लिख देना हेयर एफ कॉस थीटा, हेयर एफ कॉस थीटा is the component, f cos theta is the component of force, is the component of force which causes displacement, which causes displacement in the body, which causes displacement in the body। यानी कि एफ एस कॉस थीटा में जो एफ कॉस थीटा है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट को कॉज करता है। एंड वी नो कि वर्क डन, क्या कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स विच कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें जब बॉडी के अंदर हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। तो इसलिए एफ कॉस थीटा हम लेते हैं। इतना पहले तो नोट करो आप, इतना नोट कर लिया आपने। अब इतना नोट करने के बाद में अब जो आगे की बात है वो क्या है, सुनो।
अब जो एफ एस कॉस थीटा वाली बात चल रही है वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई राइट ट्राइंगल, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से आपको इसको भी समझा देता हूं कि ये कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए चीजें, है ना, तब तो आप चीजों को समझ पाओगे और एक्सेप्ट कर पाओगे, वरना मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। तो 2 मिनट थोड़ा सा मैथ्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं, वो समझो। जैसे कि एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है, आप जानते हैं सभी राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल की पहचान होती है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक एक्यूट एंगल मान लीजिए ये हो गया, एक बारी ये हो गया। अब जो मैं इसमें थीटा की बात कर रहा था, थीटा ये भी ले सकते हैं, थीटा इसे भी ले सकते हैं, कोई से भी समझा देते हैं, मैं उससे लेके चल रहा हूं। जैसे एबीसी मैंने ट्राइंगल लिया, इसमें मैंने थीटा लिया। अब मैं यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो हमें राइट ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो बताने के लिए यूज होती है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स का रेशियो निकालते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सबसे पहले साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है, तो अभी आपको जो शॉर्ट में समझना है वो इतना है कि साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विच शोज द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। यानी कि किसी राइट ट्राइंगल की कोई 2 साइड का रेशियो हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए बाय यूजिंग दिस, by using sin theta, by using trigonometry, we can find the ratio of the sides of the right triangle। इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है क्योंकि ये रेशियो को बताते हैं। रेशियो तो आप समझते होंगे, कोई भी 2 चीजों का रेशियो, जैसे a अपॉन बी, a अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, a is to b, ये एक रेशियो है, ऐसी बात कर रहा हूं। तो अब जैसे मान लो हमने थीटा लिया है और थीटा मैंने यहां लिया है, तो आपको पता है कोई भी राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल हम लेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बची हुई साइड बेस हो जाती है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं। अब जो साइन थीटा होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब साइन थीटा एक ऐसा टी रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो बताता है। किसी राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो बताता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट देगा, कौन सा कंपोनेंट देगा, जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। यानी कि कंपोनेंट बन जाएगा एफ साइन थीटा। कंपोनेंट कौन सा बन गया, एफ साइन थीटा। मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। भाई या तो परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, बेसिकली यही माना जाता है, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी चीज की, दुनिया की कोई भी, अगर मान लीजिए बॉडी 2 डायमेंशनल अगर हम बात कर रहे हैं तो मोशन तो 2 डायमेंशनल तरीके से ही होगा ना, या तो हम सीधे चलेंगे या हम नीचे जाएंगे या हम ऊपर जाएंगे। अब ऊपर नीचे जा रहे हैं यानी परपेंडिकुलर, अगर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो ये वाला मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि पैरेलल टू द बेस हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो इसीलिए ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा लिया जाता है क्योंकि इसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है। अब हाइपोटेन्यूस तो दोनों में आता है, वो तो कॉमन साइड हो गई, उसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये याद करना है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है तो इसका मतलब ये बेस वाला कंपोनेंट आएगा क्योंकि बेस यूज हो रहा है इसमें। हाइपोटेन्यूस तो देखो दोनों में आ रहा है तो वो तो हट गया, रेशियो में कॉमन साइड हट जाती है। तो अब बेस वाला कंपोनेंट कौन है, ये, और इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। इसी डायरेक्शन में मोशन होगा कि नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल, खींचोगे, धक्का दोगे, किसी भी कुछ भी करोगे तो क्या होगा, हम कंपोनेंट कौन सा लेंगे, हम लेंगे वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो बेस वाला बता रहा है। और बेस का फॉर्मूले में, बेस किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है। यानी कि अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट यहां लूंगा तो मैं यहां पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज कर पाऊंगा, एफ कॉस थीटा, जो बेस को यूज करता है। ये एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो एफ कॉस थीटा है। इसलिए वर्क डन अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। ये बेटा इसका मतलब है। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली आपको बता देगा कि वर्क डन है या नहीं है तो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब इससे पता चल जाएगा।
ठीक है, तो ये एफ एस कॉस थीटा हो गया। अब आपसे बोले कि सर ये फिर एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला हमें याद करना है, तो मैं कहूंगा बेटा ये तब याद करना है जब हमसे एंगल की बात की जाएगी, यानी किसी न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल के लिए है, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर एंगल दिया जाएगा कि इतना डिग्री एंगल बन रहा है, इतने डिग्री पर फोर्स लग रहा है, इतने डिग्री पर एंगल पर फोर्स लग रहा है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। आपसे बोलेंगे कि सर एक बॉडी है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी ने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आपसे बोले सर वर्क निकालो, तो हो गया 15 जूल। जूल जो होता है वर्क की यूनिट होती है, इस पे भी मैं अभी आने वाला हूं। तो इन दोनों का सीधे मल्टीप्लाई हो गया, 15 जूल वर्क डन हो गया, खत्म। अब वर्क डन कहोगे सर क्यों हुआ, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन वही होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमें इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा जिसकी वजह से 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, तो 15 जूल वर्क डन हो गया। इस तरह से वर्क डन निकल के आ गया। अब आपसे बोले कि नहीं ऐसा फोर्स लगाया है और इतने डिग्री का एंगल बना रहा है वो बॉडी पे फोर्स लगाते समय, तो बताइए वर्क डन क्या होगा। तो आपको जो भी थीटा दिया जाएगा उससे हम वर्क निकाल लेंगे, जो कि आपके लेवल पर ज्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपन एक हाथ दो जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। अब जैसे कि इसलिए मैंने आपको बताया कि एफ एस कॉस थीटा क्या चीज होती है, तो ये वर्क डन का जो जनरल बात होती है कि वर्क क्या है, तो हमने बताया कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। लेकिन इसमें वर्क डन में यह समझना जरूरी है कि जो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इज द प्रोडक्ट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया। अब बताओ मुझे ये चीजें समझ में आ गई यहां तक कि नहीं आई। अब आपको लिखना है यस सर अंडरस्टूड। अब आप सभी लोगों को यस सर अंडरस्टूड लिखना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, बिकॉज इतना जो मैंने आपको अभी समझाया है ये सारा बेसिकली वर्क से रिलेटेड था। अब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आएंगे तो इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही समझना है। और डॉट प्रोडक्ट भी आपको दिमाग में ज्यादा नहीं लगाना है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये चूंकि एफ एस कॉस थीटा हम लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं, जैसा बताया ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए एफ इंटू एस, और आपको पता है दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए भी आप देख रहे होगे नोट्स में ऐसा भी कहीं लिखा होगा, तो इसको भी देख के घबराना नहीं, इसको देख के घबराना नहीं। देखिए बेटा, बोलो अब आपको समझ में आई चीजें कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या जी, 9th जो जून वाला बैच है इसमें मुझे मैसेज ही नहीं मिल रहा है किसी बच्चे का, है ना। प्रेजेंट वाला मैसेज डाला हुआ है, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है। सोम, अखिल, निमिष, आर्यव्रत, जिया, शांभवी, संकल्प, ये बच्चे इस बैच के हैं
और एक आध का मैं हो सकता है नाम भूल रहा हूँ। तो आप लोग बेटा क्या आद्या रस्तोगी भी एब्सेंट दिख रही हैं आज? तो बेटा आप लोगों का क्या, देवराज, देवराज आपकी भी अटेंडेंस है, लेकिन आप लोग के मैसेज ही नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं फिर इसमें? तो बेटा ये जब हम फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हम उनके ऊपर एरो लगाते हैं। बोलो पढ़ाया था मैंने? जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाते हैं ऊपर, डायरेक्शन को जो बताता है ना। वर्क पे नहीं लगाया क्योंकि वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए हमने एरो लगा दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि ये स्केलर क्यों है, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए है कि जब हम फोर्स लेते हैं तो उसका एफ कॉस थीटा वाला प्रोडक्ट लेते हैं, इसलिए डॉट लगा के हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये केवल लिखने के लिए आपको याद रखना है कि आप इस तरीके से लिखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली लिखने के लिए जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख देते हैं एफ डॉट एस। अब एफ डॉट एस जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब ये निकल के आता है, ये जनरल तरीका हो गया, मैथमेटिकल तरीका हो गया लिखने का, और इसको फिजिक्स में हमने लिख दिया एफ डॉट एस, उसके ऊपर एरो लगा दिया। ये मतलब है इसका। तो ये लिखने का तरीका है केवल, और कुछ नहीं है, इससे घबराना नहीं। एफ एस कॉस थीटा यानी कि एफ डॉट एस। निमिष ने लिखा कि यस सर समझ में आया। शांभवी ने लिखा यस सर समझ में आया। जिया खान आपको समझ में नहीं आया? जिया, आर्यव्रत आपको समझ में नहीं आया क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए इस बैच में तो G2 में तो लगभग सब कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया है। एक बच्चे ने अभी नो लिखा था बीच में, वो कौन बच्चा था उसका नहीं मैं समझ पाया। क्या नाम है बेटा आपका? 9425796110। अब एक्चुअली क्या है, मेरे पास नाम लिखकर नहीं आ रहा ना, ये मेरे पास अपना फोन नहीं है आज, मेरा फोन थोड़ा सा खराब हो गया है आज, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो बेटा प्लीज नाम लिखकर ही भेजें, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमने निपटाया है अभी। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि वर्क इज इक्वल टू क्या है बेटा, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, जिसमें फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम एफ एस कॉस थीटा लेते हैं। और फिर हम फोर्स को एफ डॉट एस भी लिख देते हैं, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट होता है जो स्केलर क्वांटिटी होती है। इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछें कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई, तो आप कहोगे वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। Fs cos theta, work is equal to Fs cos theta and it is a dot product, that's why work is a scalar quantity। अब वर्क के बारे में जो और जनरल बातें, जब भी हम वर्क या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं तो उसमें फिर हम लोग इसके आगे दो तीन चीजें जो हैं हम लोग करते हैं। दो तीन चीजों में जैसे कि मैंने बताया कैसी क्वांटिटी है, तो मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद में जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो इसको मेजर कैसे करेंगे? डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हो आप, वेट है ग्राम केजी, मास वेट नहीं सॉरी मास है तो ग्राम या किलोग्राम में आप मेजर करते हो, वेट को आप न्यूटन में, फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हो। तो यहां से इसमें फिर दो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती हैं उसकी दो यूनिट होती हैं, एक होती है सीजीएस यूनिट और एक होती है एमकेएस यूनिट। जो एमकेएस यूनिट होती है उसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, ये भी पता है आपको। मोशन चैप्टर तो आप सबने पढ़ लिया, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक है कि नहीं। तो एमकेएस यूनिट जो होती है, एमकेएस यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस को हम मीटर में लेंगे, वेट मास को हम केजी में लेंगे, टाइम को हम सेकंड्स में लेंगे, तो एमकेएस बन जाता है ना। तो एमकेएस यूनिट अगर मैं देखूंगा, पहला वर्क का एमकेएस यूनिट लिखना है, तो देखिए वर्क का एमकेएस यूनिट अपन कैसे निकालेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स का सीजीएस एमकेएस यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है कि नहीं होता। फोर्स का एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। तो इस वजह से जो वर्क है उसका यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम
न्यूटन मीटर को हम बेटा याद रखें क्या कहते हैं, जूल्स भी कहते हैं, जूल्स भी कहते हैं। जैसे कि फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर जगह अपन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी लिखते हैं, फिर हम उसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं उनके नाम पर शॉर्ट में हम लिख देते हैं। तो न्यूटन मीटर को शॉर्ट में जूल्स कहते हैं, न्यूटन मीटर जो होता है उसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, जूल्स कह देते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, जूल्स होती है। जैसे एनर्जी की एसआई यूनिट जूल्स होती है, फॉर वर्क की भी एसआई यूनिट जूल्स होती है, क्योंकि ये दोनों वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको भी जूल्स में लेते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद फिर आते हैं सीजीएस यूनिट पर। अब सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूंगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट करते जा रहे हैं चीजों को, क्योंकि सारी चीजें शायद नोट्स में नहीं होंगी, इसलिए आपको लिखते जाना है। तो ये न्यूटन मीटर हो गया था। अब आते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट पर। तो सीजीएस यूनिट में क्या है, सीजीएस यूनिट में जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यही होता है सीजीएस का मतलब। तो अब वापस से हम वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स जो होता है उसका सीजीएस यूनिट याद है आपको क्या होता है, उसका सीजीएस यूनिट डाइन्स होता है, डाइन्स, डाइन मत बोल देना, डाइन्स। और ये तो मीटर होता ही है, तो डाइन्स मीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर, माफ करिएगा, डाइन्स सेंटीमीटर, डाइन्स सेंटीमीटर, यही होता है। तो इसको हम कॉमनली बोल देते हैं अर्ग्स। क्या बोल देते हैं बेटा, अर्ग्स बोल देते हैं, ये याद करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जनरली याद रखना है, तो याद रखने के लिए याद करें कि जो वर्क होता है इसका एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट होता है जूल्स, और वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग्स होता है। क्योंकि यूज हम यही करेंगे, जो सिंगल वर्ड होते हैं आसान रहते हैं, जो डाइन सेंटीमीटर या न्यूटन मीटर हम कम लिखेंगे, हम जूल्स लिखेंगे। ये तो आपको पूरा बताने के लिए कि किसी का भी यूनिट निकालना है तो किस तरह से निकलता है, उसके फॉर्मूले से निकलता है। तो बेसिकली फॉर्मूले में जो फिजिकल यूनिट आए, फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, उनके यूनिट से ही हमारे को यूनिट मिलेगा वर्क का। तो ये हो जाएगा क्या, अर्ग्स, यानी कि डाइन सेंटीमीटर। यहां तक हमने वर्क के डेफिनेशन को समझ लिया है। अब वर्क के डेफिनेशन को अगर मान लीजिए आप दोबारा से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज वर्क डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इफ फोर्स अप्लाइड causes a displacement in the body, या फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड बिकॉज फोर्स इज क्या कहते हैं कि वर्क डिपेंड्स ऑन द फोर्स in the direction of displacement, that's why work done is equal to Fs cos theta. F cos theta is the component of force which causes displacement, तो हम F cos theta लेते हैं। इसी को हम अगर मान लीजिए F cos theta, ये जो जनरल लिखा हुआ है, अगर हम वर्क को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो वर्क इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख देते हैं फिजिक्स की भाषा में कि वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे लिख देते हैं। इसी को हम डिटेल में मैथमेटिकली F cos थीटा इंटू S लिख देते हैं, जिसको आप Fs cos थीटा के रूप में याद करेंगे, Fs cos थीटा। Fs cos थीटा आपको तब लगाना है जब हमें कोई एंगल दिया जाए कि इस पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर और बॉडी में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बताओ। ये मैंने आपको अभी तक इतना बताया है, ठीक है। F cos theta is the component of force in direction of displacement, ये जरूर लिख लेना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। MKS यूनिट ऑफ वर्क अगर आपको निकालना है तो हम कहेंगे कि न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, इसको हम जूल्स कहते हैं। CGS यूनिट अगर आपको निकालनी है तो फोर्स डाइन्स में लेते हैं, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में लेते हैं, तो ये अर्ग्स हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने यहां पर कॉस थीटा वाली बात की है, अब इस कॉस थीटा, अच्छा हाँ, एक रिलेशन और रह गया जूल्स और अर्ग्स में रिलेशन। जैसे कि बेटा याद करो कि हमने पहले जब फोर्स पढ़ा था, जैसे मान लो हम, चलो बहुत बेसिक शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो उसकी जो यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, होती है कि नहीं होती है। तो मीटर जो होती है वो SI यूनिट होती है, सेंटीमीटर जो होती है वो
सीजीएस यूनिट होती है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, जनरल सी बात है, होता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। अब इसी फॉर्मूले, इन्हीं तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वर्क में जो दो यूनिट होती हैं जूल्स और अर्ग्स, उनमें भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करोगे आप, तो जरा ध्यान से फिर देखते हैं। हमें पता है कि जो जूल होता है, अगर उसको सीजीएस में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो 1 न्यूटन मीटर को हम इसमें उसमें लिख लेते हैं सीजीएस में। जैसे कि अगर एक तरफ मैंने लिखा एमकेएस और एक तरफ मैंने लिखा सीजीएस। अब ध्यान से देखना, एम यूनिट अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये ले लिया। अब सीजीएस में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, तो हमें पता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं, अभी पता करा हमने। तो 10 टू द पावर 5 तो डाइन्स ही हो गए साहब, ये डाइन्स हो गए, इतने डाइन्स, 10 टू द पावर 5 डाइन्स इनटू, अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये देखो ऊपर, इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, मास नहीं होता फॉर्मूले में इसलिए। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब 10 टू द पावर 5 है और ये 10 टू द पावर 2 भी कह सकते हैं, दो जीरो है, तो कितना हो गया टोटल, 10 टू द पावर 7, और ये डाइन्स सेंटीमीटर बन गया। क्या बन गया बेटा, डाइन्स सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्क्स कहते हैं। और आप सब जानते हो कि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल्स होता है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर मतलब क्या हुआ, 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क्स। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ गया। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे ही 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क्स। यानी कि वर्क की जो सीजीएस और एमकेएस यूनिट हैं, उनमें ये रिलेशन होता है कि 1 जूल जो होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्क्स के बराबर होता है, 10 टू द पावर 7 अर्क्स के बराबर होता है। बोलो आ रही है बात समझ में, आ रही है बातें समझ में बेटा। इतना आ गया समझ में तो फिर लिख दो यस सर अंडरस्टूड। अब इसमें वैसे बहुत कम पूछा जाता है कि पूछ लिया साहब कि डेफिनेशन ऑफ 1 जूल बताओ, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, क्या बताओ, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। अब आपसे पूछ लेंगे कि डेफिनेशन ऑफ 1 जूल बताओ। अच्छा पहले ये टाइप कर रहे हैं बच्चे, कुछ बताना चाह रहे हैं, समझ में आया नहीं आया। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं कि 9 जून वाला बैच, पता नहीं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो बेटा आप लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बात है। ये 972525826110 किसका नंबर है ये, अच्छा सोम का नंबर है। चलिए तो ये इस तरीके से समझ में आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क्स हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अगर रिलेशन पूछे तो ऐसे हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आगे इसके जो पढ़ा रहा हूं आपको वो सुनो। इसके आगे आपसे बोला जाए कि डिफाइन 1 जूल, यानी कि 1 जूल का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कई बार हम करते हैं कि 1 यूनिट जो होती है ना उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो वर्क की जो यूनिट है वो जूल है, एसआई यूनिट। तो इसमें एसआई यूनिट को अगर आपसे बोलें कि डेफिनेशन ऑफ 1 जूल आप क्या दोगे, बताएं साहब कि डेफिनेशन ऑफ 1 जूल का मतलब क्या है। तो 1 जूल का मतलब ये है कि 1 जूल वर्क हो रहा है, और क्या मतलब है, 1 जूल का मतलब ये है कि जब वर्क डन 1 जूल होगा तो हम कहेंगे कि साहब वर्क जूल 1 जूल वर्क हो गया। लेकिन अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है, थोड़ा अच्छे से सजाना है साहब फिजिक्स की भाषा में। तो आपको पता है कि जो जूल है वो वर्क का यूनिट है, यानी कि हम जानते हैं कि अगर मैं निकालता हूं 1 जूल
और जूल जो है वो वर्क का यूनिट है, और वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल का मतलब क्या हुआ? तो 1 जूल का मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया बेटा? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 मीटर का। तो बताओ 1 जूल वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वर्क इज इक्वल टू, यहां से देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो अगर मान लीजिए 1 जूल आपसे पूछा जाएगा तो क्या मतलब हुआ? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी के अंदर, एंड डिस्प्लेस फोर्स विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन। फोर्स विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो फोर्स जो 1 न्यूटन का आपने लगाया उसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, तो 1 जूल वर्क हुआ। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लीजिए 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 2 जूल वर्क आ जाएगा। लेकिन 1 यूनिट में डेफिनेशन जो होती है यूनिट वर्क की पूछी जाती है। तो 1 जूल डेफिनेशन का मतलब हो गया कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body and body displaces 1 meter, then the work done is 1 joule. अब आप नोट्स में देखें लिखा है work is said to be 1 joule if 1 Newton force acting on a body displaces the body through 1 meter in its own direction. In its own direction का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ। ये मतलब हुआ डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। समझ में आ गई होगी बात? किसी को पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है कि नहीं? अगर आप नहीं पूछ रहे हैं मतलब आपको समझ में आ गया, क्योंकि कितनी बार अंडरस्टूड लिखते रहोगे। तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ 1 जूल का मतलब हो जाता है कि व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस 1 मीटर, तो हम कहेंगे कि व्हाट डज इट मीन? 1 जूल ऑफ वर्क डन। मतलब इसका ये हुआ। आगे देखें, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपसे बात की थी कि वर्क क्या चीज है, तो बेसिकली वर्क के बारे में जो मैंने बताया कि वर्क को जब हमने डिफाइन किया तो वर्क जो होता है इट इज द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही मतलब हुआ। इसका मतलब अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहें या बताना चाहें, नेचर बताना चाहें वर्क का, फोर्स का नहीं वर्क का नेचर बताना चाहें, तो बेसिकली हम उसमें बात किस चीज की करेंगे? तो हम उसमें बात ऑब्वियसली करेंगे कि उसमें हम चीजों को कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा से, यानी कि जो वर्क के नेचर को पूरी तरह से बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, अब मैं टाइप्स ऑफ वर्क पे आ गया हूं बेटा। किस पे आ गया हूं? टाइप्स ऑफ वर्क पे। और ये जो है समझना जरूरी साथ में इसलिए है क्योंकि जो एफ एस कॉस थीटा वाली बात थी वो यहां से क्लियर होगी टाइप्स ऑफ वर्क से। अब सुनिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला वर्क डन का मतलब क्या होता है, बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अ वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है तो हमने बताया कि भैया जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जैसे अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी पर हमने फोर्स लिया, ये फोर्स लगाया, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा आया, एक कंपोनेंट ऐसा आया, और ये कंपोनेंट होता है जो डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये वाला जो हमने कंपोनेंट लिया फोर्स का, यानी कि एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये लिया था, ये एफ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर वाला। ये फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। तो हम जो बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, एफ कॉस थीटा। तो अब अगर हमें बताना है, डिफाइन करना है कि वर्क कैसा हो रहा है, वर्क कैसा हो रहा है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? एफ कॉस थीटा पे करेगा। अब ये एफ कॉस थीटा पे तो डिपेंड करेगा,
इसमें भी एफ कॉस थीटा में मेन चीज क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि एफ तो एक नेचुरल नंबर होगी ना, या ये कहूं कि एफ तो एक रियल नंबर होगी, यानी कि डेसिमल में, फ्रैक्शन में ऐसी नंबर होगी, ठीक है कि नहीं। अब जो कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है फोर्स, उससे ये वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि मैंने बताया था थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है। तो बेसिकली यहां हम एंगल की बात अब करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एफ कॉस थीटा जो मैं कंपोनेंट लेता हूं, इसके लिए ये वाला एंगल इधर कॉस थीटा के साथ बनेगा, इस लाइन के साथ बनेगा, वो थीटा हो गया, ये एंगल हो गया। अब यहां से जब थीटा होगा तो फोर्स जो लगाया जा रहा है, जिसमें हम एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ले रहे हैं, उसमें फोर्स कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है, लाइन ऑफ डायरेक्शन है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल बेस, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो जितने डिग्री का एंगल होगा, उससे हमें अलग अलग फोर्स की वैल्यू, वर्क की वैल्यू निकल के आती रहेगी, राइट। अब इसके लिए आपको कॉस थीटा की एक टेबल है जो याद करनी पड़ेगी, तब हम टाइप्स ऑफ वर्क समझ पाएंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्क में आपको कॉस की 3 ही वैल्यूज आपको याद करनी है, बट जितनी भी कॉस की जो मेन वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी है, और जो 10th लेवल पे भी आप याद करोगे, वो पूरी वैल्यूज हम यहां पर पहले याद कर लेते हैं, जिससे कि आगे भी अगर वो आए तो हमें दिक्कत ना है। तो इसलिए मैं एक बार में ही पूरा बता दे रहा हूं। यहां मैं बता रहा हूं थीटा जितने भी डिग्री होगा, और फिर यहां पर थीटा के साथ में जो भी कॉस लोगे आप, कॉस की जो वैल्यू आएगी, जिस कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है ना, अभी थीटा हम ऊपर बताएंगे, और फिर यहां पर थीटा की वो वैल्यू के साथ में कॉस थीटा जो होता है वो निकल के आता चला जाएगा। समझ रहा मेरी बात को। तो यहां नीचे मैं वैल्यू लिखूंगा, ऊपर एंगल लिखूंगा। तो अब ध्यान से देखना, और इस टेबल को आपको याद करना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, बस याद कर लो। अभी हाल फिलहाल 9th में इतना ही है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें कॉस की ये 5 वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी है। हम 0 डिग्री से शुरू करेंगे, यानी कि सबसे छोटा डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो 0 डिग्री का बनेगा। तो ये याद रखें, एंगल है तो डिग्री में आएगा। तो थीटा क्या बता रहा है बेटा, एंगल को, और यहां क्या लिख रहे हैं हम, कॉस थीटा, यानी कि थीटा में अगर 0 ले रहे हैं तो कॉस 0, थीटा में अगर 30 ले रहे हैं तो कॉस 30, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अब यहां थीटा ले रहे हैं और यहां कॉस थीटा ले रहे हैं। तो अब देखो, कॉस अगर मैंने थीटा को 0 लिया तो बेटा ये क्या बन गया, कॉस 0। तो बताओ कॉस 0 कितना होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ये 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद कर लीजिए। टेबल आपको याद बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। दूसरा मैंने बोला कि 30 डिग्री अगर हो जाए तो cos 30 कितना होता है आपको याद करना पड़ेगा। तो cos 30 बेटा √3/2 होता है, √3/2। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, √3/2। अब ये तो लेकिन वैल्यू है, याद करनी है। अब इसके बाद अगर मैंने बोला कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, उन्होंने दे दिया 45 डिग्री का, तो cos 45 आ जाएगा फॉर्मूले में। तो cos 45, उस पूरे cos 45 की जगह आप लिख दोगे 1/√2, 1/√2। ये बहुत नई चीज है, ध्यान से समझ के लिखते जाना, 1/√2। अब अगर मान लीजिए cos की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू माफ करिएगा 60 डिग्री आती है, तो cos 60 आप निकालने जाओगे, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1/2 आपको याद रखनी है। इसके बाद में एक रहता है आखिरी बस जो याद करना है, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वैल्यू इसकी होती है 0। तो ये आपको याद करने हैं एंगल्स कॉस के, यानी कि जो थीटा है वो एंगल है, और थीटा के साथ में जो भी एंगल जैसे ले रहे हैं तो वो पूरा कॉस, जैसे 0 डिग्री का एंगल है तो कॉस 0 लिया जाएगा ना, तो कॉस 0 की ये वैल्यू है। तो अब जैसे मान लीजिए, अभी पहले इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि कैसे यूज हो रहा है ये, है ना। कोई ऐसा मुश्किल घबराने वाली बात नहीं है, है ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल मामला नहीं है, इतना भी घबराना नहीं है। तो अब आपको बस पहले तो ये याद करना है जल्दी से, ये टेबल जो मैंने बना के दी है इसको याद कर लो, लिख लो। थीटा यानी कि cos 0 डिग्री 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√5, cos 60 1/2, cos 90 0 होता है। तो ये पूरे की वैल्यू, जैसे अगर उन्होंने बोला कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट, सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तब क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो पहला केस हो गया। वो 3 केस इस तरह से आपको याद करने हैं। उसके पहले ये टेबल आप जल्दी से पहले बना लें, फिर मैं टाइप्स बताऊंगा। पहले टेबल आप बना लो फटाफट। अच्छा, एक और रह गया इसमें,
सॉरी एक और रह गया 180 डिग्री, वो भी यूज होगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, वो भी करना पड़ेगा, रुक जाओ। एक और रह गया बेटा, वो भी नोट करवा देता हूं, दिमाग में नहीं आया। एक और है 90 डिग्री, तो आपने लिख ही लिया था, तो 90 का मतलब कितना आया था, 0, है ना। अब आते हैं हम लोग 180 डिग्री पर, तो cos 180 डिग्री भी आपको याद करना है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, अभी बताएंगे आपको। स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है, 180 डिग्री का एंगल भी बन जाता है। ये है बस टेबल, ये याद करनी है आपको। इस टेबल को बेटा याद कर लें, लिख लें पहले, तो याद तो आप करते रहना, पहले लिख लें। और अब जैसे टाइप्स ऑफ वर्क की हम बात करेंगे, तो इसमें 3 तरह के टाइप्स ऑफ वर्क होंगे। पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब जब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव आ रही है, यानी कि वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो अब आपको सोचना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हम लेते हैं क्या, एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वो लाइन लेते हैं, उसी से हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ही वर्क मिलता है कि नहीं मिलता है। ये टेबल नोट हो गई बेटा सभी को। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो बताइए cos 0 डिग्री कितना होगा, तो cos 0 जब भी आएगा तो उसकी जगह 1 रख देंगे। अगर कभी मान लीजिए फॉर्मूले में थीटा 30 डिग्री दिया है, तो cos 30 कितना हो जाएगा, तो cos 30 जो हो जाएगा वो √3/2 रख देंगे उसकी जगह। ये मतलब है इसका। cos 60 अगर आपसे पूछा जाएगा, या 45 रह गया, पहले 45 लिख लेते हैं, cos 45 कहीं पर अगर आ गया, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 45 पूरा 1/√2 लिख दोगे, ये मतलब है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि केवल थीटा की जगह 0 है तो वो 1 हो जाएगा, पूरा cos 0, थीटा तो एंगल है। अब cos 60 डिग्री अगर कहीं पर आ गया, तो cos 60 डिग्री की जगह क्या लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे, cos 60 की जगह 1/2 लिख दोगे। अब ऐसी कहीं पर मान लीजिए cos 90 डिग्री आ गया, तो cos 90 की जगह सीधे क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अगर मान लीजिए कहीं पर cos 180 डिग्री आ गया, तो cos 180 डिग्री की जगह क्या लिख दोगे, सीधा -1 लिख दोगे। ये मतलब है इसका। अब तो समझ में आ गई होगी बात, नोट कर लो जल्दी से इसको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब ये नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिएगा, आगे के इसमें क्या करना है। तो ये तो हो गई बेटा कॉस की वैल्यूज। अब टाइप्स ऑफ वर्क पे हम आ रहे हैं। नोट, ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वर्क पे हम आ रहे हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ वर्क पर आ रहे हैं। तो अब देखो ये टेबल जो हमने बनाई है, जो वैल्यूज हमने बनाई है, ये वर्क के टाइप को कैसे जो है इफेक्ट करता है, डिफाइन करता है। तो जैसे टाइप्स ऑफ वर्क मैंने लिखा था, दोबारा लिखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है, बेसिकली 3 सिचुएशन होंगी। वर्क की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, या वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी, और या वर्क डन होगा ही नहीं। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वर्क डन कब नहीं होगा, जब परपेंडिकुलर लेंगे। अभी देखो समझ में आएगी बात आपको। ठीक है, तो हमें बेसिकली वर्क लेना होता है, और वर्क के लिए क्या जरूरी है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही फोर्स की वर्क की वैल्यू देता है। अब टाइप्स ऑफ वर्क में जो है वो बेसिकली आपको मेन चीज यही देखनी पड़ेगी कि फोर्स कहां पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। वही 2 चीजें आपके वर्क को डिफाइन करेगा। तो जैसे हम पहला ले लेते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, अब आपको बेटा कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ वर्क डिफाइन करिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क ये बताने को आ सकता है ना, और टाइप्स ऑफ वर्क को डिफाइन करने को आ सकता है। फिर इसके बाद में ये आ सकता है कि इसके जो भी टाइप्स हैं वो इंडिविजुअली आपसे पूछ लिए जाएं कि भाई पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। ऐसे 3 तरह के टाइप होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहला टाइप क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला टाइप का मतलब यह है, आप दिमाग में यह रखना कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ये मैंने फोर्स लगाया, इसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कंपोनेंट लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई। अब मान लीजिए मैंने जैसे बोला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये वाली थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने ली
पहला वाला इधर बना रहा हूं फिगर, मतलब इसके सामने इसका फिगर भी जरूरी है। तो पहला वाला डायरेक्शन मैंने ले लिया ये। अब कहेंगे हम कि सर ये किस चीज का डायरेक्शन है, तो हमने कहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। और फोर्स इस डायरेक्शन में लगने के बाद हमने देखा कि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके नीचे छोटा सा लाल भी बना रहा हूं जिससे कि हम डिस्प्लेसमेंट को भी बता पाए। इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसको आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन हो जाएं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन हो जाएं, यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चले आप, मतलब ये डायरेक्शन है फोर्स की और ये डायरेक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल। तो इस केस में जब वर्क होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव, यानी कि इफ फोर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में हो, आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो जाएं। तो अब जरा मन में सोचो कि इन दोनों लाइनों को मन में सोचना, ये लाइनें जो है ना बेटा, ये केवल डायरेक्शन की लाइंस हैं, ये ध्यान रखना। जो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी लाइन बन रही है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी लाइन बन रही है। समझ रहे हो, इसको ऐसे मत देख लेना कि अच्छा ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इनकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने वो लाइन बनाई है जिससे आप इनकी डायरेक्शन को समझ पाएंगे। तो इसका मतलब यहां से केवल ये समझ में आता है कि ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और फिर उसकी वजह से ये लाइन बन रही है। ठीक बात है, उसकी वजह से लाइन बन रही है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम, एग्जैक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा ये इसका मतलब हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली आर इन द सेम डायरेक्शन अगर हो रहे हैं तो ये चीज हो रही है। अब इसमें मैंने बोला कि ये कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। अब ये पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ वो समझना है। तो जरा ध्यान से देखो, जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर बन रही है तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए। देखो मेरी बात को समझो, एंगल कैसे बनता है, अब देखो ऐसे समझ में आएगा आपको। एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है दो रेज से, हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट दे विल फॉर्म एन एंगल। तो एक रे मान लो ये है, एक रे मान लो ये है, तो ये एंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब देखना दूसरा, एक रे मान लो ये है, एक रे मान लो ये है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब ध्यान से देखना, एक रे ये है और दूसरी रे भी इसी के ऊपर है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब एक रे दूसरी रे के ऊपर हो जाएगी। याद रखिएगा, रे अलग होती है और अपोजिट लाइन अलग हो जाती है। मतलब एक तो ये केस हो गया और एक ये केस हो गया। एक रे यहां है और दूसरी रे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये केस हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रे है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट दिख रहा है आपको। तो एक रे है और उसी डायरेक्शन में उसी के ऊपर एक और रे है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रे के बीच में। जैसे यहां पे ये दो रेज हैं, अब इन दोनों रेज को मैं मिला दूं तो ये रे इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो जो एंगल यहां बन रहा था कुछ डिग्री का, जब मैं इसके ऊपर ले लूंगा तो आप मुझे बताएंगे कि इस केस में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आप मुझे रिप्लाई करके बताएं, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ। दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर चली गई तो कितने डिग्री का एंगल बना, बोलो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। भाई ये रे ऐसे थी, अब मान लो इसको उठाया मैंने, इस रे को इसके ऊपर रख दिया पूरा, तो जो एंगल इसके बीच में बन रहा था अब इसके ऊपर आ गई, तो अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सोचो ना, बताओ ना कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बोलो।
0 डिग्री का एंगल बन रहा है। वेरी गुड, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहां से हमने क्या देखा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक रे दूसरे के ऊपर आ गई तो उनके बीच में जो एंगल था वो बंद हो गया, तो 0 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन आर एग्जैक्टली वर्ड यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा और वजन आ जाएगा बात में। आर एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं? तो सेम डायरेक्शन में, ये आप नोट कर लेना, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन है, तब क्या होगा? तो देखिए एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन अगर हो जाते हैं, देन हमने देखा कि थीटा आया 0 डिग्री। 0 डिग्री एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आ गया 0 डिग्री। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? थीटा इन द एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 डिग्री आ गया। अब देखो जरा वर्क। सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू, वर्क मैंने क्या बताया था, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस जो थीटा था वो थीटा की जगह क्या थीटा 0 डिग्री नहीं हो जाएगा? बोलो, जब एंगल ही थीटा ही 0 डिग्री का बन रहा है, मैंने लिख दिया फोर्स एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपने बताया, तो क्या कॉस 0 डिग्री नहीं आ जाएगा यहाँ पे? और जैसे ही यहाँ कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, हम जानते हैं कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, F इंटू एस। क्यों? कॉस 0 1 होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, तो एफ एस आ गया कि नहीं आ गया? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो भी वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है? तो cos 0 यहां लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, बिकॉज cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos 0 1 होता है बेटा, इसीलिए W इज इक्वल टू एफ एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होंगी यहां से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका। अब इसको अगर डेफिनेशन से समझना है, सॉरी एग्जांपल्स के थ्रू समझना है, एप्लीकेशंस के थ्रू समझना है, तो आप कैसे समझ सकते हो बेटा? तो आपको ऐसे समझना है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो जाए बॉडी का, तो पॉजिटिव वर्क होगा। अब क्या एग्जांपल दे सकते हो, एक बल्लेबाज है, बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, अब उसने बैटिंग करी, बैटिंग करते समय क्या कर रहा है, बॉल उसके पास आई और उसने ऐसे बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में बल्ला घुमाया तो उसी डायरेक्शन में बॉल गई, उसने इस डायरेक्शन में बल्ला घुमाया तो इस डायरेक्शन में बॉल गई, ऑफ डायरेक्शन में बल्ला घुमाया तो उस डायरेक्शन में बॉल गई। यानी कि अगर कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो वर्क डन कैसा होगा, तो हम कहेंगे साहब पॉजिटिव वर्क होगा। अब मान लीजिए कोई फुटबॉल ले लेते हैं, फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में आप किक करोगे बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब कहने का ये हुआ कि बॉल को, अगर फुटबॉल को हमने किक किया तो किक करने के बाद में बताइए कैसा वर्क हुआ, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ। अब इसी तरह का एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, तो आप सभी लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा होगा, टग ऑफ वॉर तो सबने देखा है। तो टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, मान लो ये टग ऑफ वॉर हो रहा है साहब, इसमें एक डायरेक्शन में ये टीम ए है, एक डायरेक्शन में टीम बी अपनी तरफ खींच रही है। मान लो ये टीम ए हो गई और ये टीम बी हो गई। अब क्या हो रहा है, ये बॉडी है मान लो कोई भी, अब टीम ए अपनी तरफ खींच रही है, टीम बी अपनी तरफ खींच रही है। मान लो टीम ए जीत गई, टीम ए जीत गई, तो कौन सा वर्क डन होगा, कैसा वर्क होगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव होगा साहब। क्यों? क्योंकि टीम ए अपनी तरफ खींच रही है, तो अगर वो अपनी तरफ खींच रही है और उसी डायरेक्शन में जब बॉडी चली गई या दूसरी टीम उस डायरेक्शन में आ गई, तो जिस डायरेक्शन में उन्होंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में जो है मोशन हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसीलिए 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क हो गया। समझ में आया? अब मैंने कहा अच्छा टीम ए ना जीती, टीम बी जीत गई, तो भी पॉजिटिव वर्क हुआ, क्योंकि टीम बी अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, तो भी वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। आ गया समझ में बात? तो ये पॉजिटिव वर्क होता है, समझ में आ गया? बोलो आ गई बात समझ में? पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा देखो, ये तो हो गया पहला वाला, क्या पॉजिटिव वर्क क्या चीज है। अब दूसरा केस, अब दूसरे केस में देखना है हमें नेगेटिव वर्क। क्या देखना है बेटा? नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क देखो जल्दी से, ये 3 पार्ट हमें समझने हैं जिससे फिर क्लास खत्म होगी। आज थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्लास, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को यहां एक लेवल तक खत्म करना जरूरी है, नहीं तो चीजें क्या है फिर वो इधर उधर हो जाएंगी, इसलिए
है ना। तो अब जरा दूसरा देखते हैं जल्दी से, नेगेटिव वर्क क्या होगा। अब नेगेटिव वर्क को हम कैसे समझेंगे, तो बेटा नेगेटिव वर्क होगा जब सिचुएशन कैसी हो कि साहब हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, बॉडी जा रही है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, बॉडी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट अपोजिट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, याद रखें। तो अगर मान लीजिए वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएं तो कैसे एंगल बनेगा। तो जैसे मान लीजिए ये बन गया फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन साहब ये हो गया पीछे, ऐसा कुछ, ठीक है कि नहीं। तो अपोजिट हो गए डायरेक्शन के नहीं हो गए, अपोजिट हो गए डायरेक्शन, यानी कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये बॉडी है तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा बोलो, 180 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि थीटा हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द opposite direction then the work done is negative work, then the work done is said to be negative। तो हम कहेंगे कि if direction of, if the direction of force and displacement, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया, इज अपोजिट, देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। अपोजिट, देन वर्क is said to be negative। तो भैया अगर मान लीजिए डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, हमने देखा कि जो थीटा है, जो थीटा हमने देखा वो कितने डिग्री का बन गया थीटा बेटा, 180 डिग्री का। तो यहां से अगर आपको निकालना हो कि वैल्यू निकाल के दिखाएं वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस, और कॉस कितना है, कॉस हो रहा है 180 डिग्री, और आप देखें टेबल में कॉस 180 डिग्री 1 लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर आपको टेबल याद नहीं आ रही है तो आपको टेबल दिखा दूं, ये देखो टेबल, ये देखो टेबल, cos 180 डिग्री कितना लिखा हुआ है, -1। ये देखो cos 180 डिग्री -1 होता है। तो अगर cos की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो cos -1 cos 180 डिग्री -1 देता है। तो अगर ये -1 देगा तो आप देख लो वर्क कितना आ रहा है, नेगेटिव ही तो आएगा। तो एफ एस इंटू -1 यानी कि -FS, तो नेगेटिव वर्क हो गया, ये आपको याद करना है। तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क है तो कैसे, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब जब हम किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता, तो इसमें हम कहेंगे नेगेटिव वर्क है। और दूसरा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन। वैसे तो हमने फेंक दिया बॉल को, अब फेंकने के बाद में हर समय ग्रेविटी उस पर काम करेगी। जैसी बॉल ऊपर जा रहा है ग्रेविटी कहां जा रही है, नीचे की तरफ लग रही है, और बॉल कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए वर्क डन उस केस में क्या कहेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि उस देर में वर्क डन बताओ तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिस पर हम मतलब कोई ब्रेक लगाते हैं, किसी गाड़ी पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है बॉडी को, बॉडी जा रही है आगे की तरफ, लेकिन कुछ समय के लिए वो ब्रेक जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसलिए हम उसमें क्या कहेंगे, वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव वर्क दे रहा है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता हो और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा जो इसका पार्ट है वो होता है जीरो वर्क।
अब जीरो वर्क का मतलब क्या होगा, जब वर्क डन जीरो आ जाए सिंपल, तो जीरो वर्क हो जाएगा। तीसरा जीरो वर्क और समझ लो जल्दी से, तो जीरो वर्क यानी कि वर्क डन जब जीरो हो जाए, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in perpendicular to each other, when the direction of force and displacement are perpendicular to each other, यानी कि राइट एंगल बन रहा हो, तो वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल और मेक्स अ राइट एंगल, ये इस तरह का हो जाए, राइट एंगल बन जाए। ये मान लीजिए फोर्स है, ये मान लीजिए इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट, या इधर फोर्स ले लो इधर डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक ही बात है। कुल मिला के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट makes a right make an right angle, make a right angle, make a right angle, then the work done is said to be zero, then the work done is said to be zero work, यानी कि उस केस में जीरो वर्क हो जाएगा। अब मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो आप देखिए 90 डिग्री हो रहा है ये एंगल, 90 डिग्री का मतलब थीटा 90 हो गया है, तो वर्क W एफ एस कॉस थीटा यानी कि एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा ये इस तरह से। तो W कितना निकल के आ जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉस 90 देखो आप टेबल में जीरो होता है, तो जीरो से टकराएगा तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो इसे हम कहेंगे जीरो वर्क। तो अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो हम कहते हैं जीरो वर्क है। क्या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कुली होता है, कुली के सर पे अगर वर्क डन जीरो मानेंगे हम उसको, फिजिक्स की भाषा में वर्क डन हम उसको जीरो मानेंगे। वो बात अलग है कि तुम ये मत कह देना कुली से जाके कि साहब तेरे को पैसे नहीं देंगे, वर्क डन जीरो हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो समस्या हो सकती है, सिचुएशन बिगड़ सकती है। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में हम उसको देखेंगे तो वर्क डन जीरो माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो वजन ले रहा है, लोड आ रहा है, उसका एंगल जो है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो मोशन हो रहा है वो ही इज मूविंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस वजह से जो है वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय अ स्टोन अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग when rotated in the horizontal circle is zero. This is because force acting on the stone is towards the center and displacement along the tangent, hence theta is equal to 90 degree। कुल मिलाकर आपने बचपन में देखा होगा पत्थर को हम बांध देते हैं जैसे रस्सी से। अब रस्सी से जब बांधते हैं, मैंने सर्कुलर मोशन में ये चीज पढ़ाई है, सर्कुलर मोशन में आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो बाहर निकल जाता है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आपको सर्कल होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कुछ इस तरह। जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, पत्थर को घुमा रहे हैं धागे से बांधकर, ठीक है कि नहीं, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है जो इस डायरेक्शन में, और पत्थर निकल जाएगा बाहर इस डायरेक्शन में। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये इधर बन रहा है परपेंडिकुलरली इधर, और ये परपेंडिकुलरली जहां कहां निकलेगा, बाहर की तरफ, तो ये टेंजेंट बन जाता है एक, और टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है, ये ध्यान रखना किसी भी सर्कल में। तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो इस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आया, इतना इसमें लिखा हुआ है। आगे कुछ नोट लिखे हुए हैं कि इफ एफ जीरो देन वर्क डन जीरो, अंडरस्टूड है कि फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क डन तो जीरो होगा। अ स्टूडेंट रिवाइजिंग हिज नोट्स बाय मेमोरी विदाउट मूविंग हिज लिम्स इज डूइंग नो फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, बस नोट्स को पढ़ रहा है वो बड़े आराम से, तो देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि दिमाग का काम चल रहा है अंदर ही अंदर, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो मानी जा रही, तो वर्क डन जीरो। मेडिटेट कर रहा है कोई तो वर्क डन जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो भी वर्क डन जीरो। अब जैसे मान लीजिए कि अपन दीवार पे धक्का लगाए जाए तो क्या वर्क डन, हमने कहा कोई वर्क डन किया, हमने तो बहुत मेहनत करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, इस तरह की बातें हैं बेटा। तो ये इतना हमने पढ़ा। अब आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की बातचीत करेंगे अगले क्लास में। अभी जो हमने पढ़ा है
इसको बेटा अच्छे से रिवाइज आपको करना है। तो याद रखें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन एक्चुअली क्या चीज होती है, वर्क। तो वर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वर्क के बारे में आपको बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज एफ कॉस थीटा, इसलिए बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम वर्क को ऐसे भी लिख देते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट की अगर हम बात करेंगे मान लीजिए, तो इसकी दो यूनिट होती है बेटा, एमकेएस यूनिट होती है इसकी जूल्स, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूले से, न्यूटन मीटर भी कहते हैं जिसको जूल्स कह दिया, यहां से डाइन सेंटीमीटर जिसको हमने अर्ग्स कह दिया। इसके बाद आगे की बात है रिलेशन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग्स अगर निकालना है आपको, तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स आता है। और ये कैसे आता है, ये हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको मान लीजिए जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 टू द पावर 5 डाइन्स 1 न्यूटन हो गया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से 10 टू द पावर 7 अर्ग्स जो है ये आ जाता है। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग्स इज 10 टू द पावर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स हो जाता है। अगर कन्वर्ट करने को आए तो याद करनी है ये चीज। फिर डेफिनेशन ऑफ 1 जूल अगर बतानी है तो क्या हो जाएगी, तो 1 जूल इज इक्वल टू मतलब 1 न्यूटन वर्क अगर किसी बॉडी पे लगता है और बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको हम 1 जूल वर्क कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे मैंने बताया था जो एफ कॉस थीटा होता है कंपोनेंट, उसमें कॉस थीटा की ये टेबल आपको बना के दी है, जिसमें कॉस 0 की वैल्यू याद कर लो 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कॉस 180 -1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बताए थे कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं। तो एक पॉजिटिव वर्क होता है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क दोनों डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, यानी कि एफ एस क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो F इंटू एस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। फिर बताया था नेगेटिव वर्क जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो थीटा 180 डिग्री बनता है, तो कॉस 180 -1 होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। इसके बाद बताया था कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक्स अ राइट एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल अगर वो बनाते हैं तो उस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री जब रखते हैं तो कॉस 90 0 होता है बेटा, तो W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें हमने आज पढ़ी हैं, ठीक है कि नहीं, जो आपको बताया गया।